हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करते हैं आप सभी का सीडीपी के इस ज़बरदस्त सेशन में। आज हम लगाने वाले हैं यहाँ पर 30 प्रश्न जो आपके सीटेट एग्जाम में बार बार ट्रेंड होते हैं, बार बार प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आप लोग स्वस्थ मस्त और ज़बरदस्त होंगे, तैयारी बेहतरीन कर रहे होंगे, इंतजार है बस एग्जाम का। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का अपना पहला प्रश्न है कि अधिगम से संबंधित अभ्यास का नियम निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है। ठीक है, अधिगम से संबंधित अभ्यास का नियम का बात करें, प्रभाव का नियम किसने दिया, या फिर तत्परता का नियम। अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि अधिगम से संबंधित अभ्यास का नियम किसने दिया, किस मनोवैज्ञानिक ने दिया, तो लॉक करिए बी ऑप्शन, थॉर्नडाइक को। अधिगम से संबंधित प्रभाव का नियम किसने दिया, लॉक करिए थॉर्नडाइक को। अधिगम से संबंधित तत्परता का नियम किसने दिया, तो लॉक करिए थॉर्नडाइक को। ठीक है, थॉर्नडाइक ने अधिगम में 2 नियम दिए। कौन सा नियम, एक मुख्य नियम, दूसरा गौड़ नियम। मुख्य नियम में उन्होंने 3 नियम दिए, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम। क्लियर। तो जब भी नियम की बात करें तो लगाइए थॉर्नडाइक। प्रश्न नंबर 2 है कि पियाजे के अनुसार, किसके अनुसार, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जो होती है जन्म से लगभग 2 वर्ष के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है। भाई बच्चा क्या है, जन्म से, यानी 0 से 2 साल का बच्चा है, तो बच्चा सबसे बेहतर कैसे सीखेगा, कि सबसे बेहतर वो किससे सीखेगा, निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा सीखेगा, अमूर्त तरीके से चिंतन द्वारा सीखेगा, भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुपयोग द्वारा सीखेगा, या फिर इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। तो देखिए बच्चा क्या है, बहुत छोटा है, इतने में तो बच्चा बोलना भी प्रारंभ नहीं करता। ठीक है, तो जब बच्चा छोटा है तो वो किसके दौरान सीखेगा, तो वो सीखेगा अपने इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। अगर बच्चे को दूध चाहिए तो क्या करेगा, रोएगा। ठीक, अगर बच्चे को खिलौने चाहिए तो क्या करेगा, रोएगा, या फिर उधर वो देखेगा। तो अपने इंद्रियों के प्रयोग द्वारा, हाथ पैर नाक कान से ही वो सुनेगा और बोलेगा। तो क्लियर। अरे भाई बच्चा छोटा है, हाँ बच्चा छोटा है तो अमूर्त चिंतन कैसे करेगा वो, क्या वो शब्दों को समझ लेगा, अरे शब्दों को कैसे समझ पाएगा वो। तो इसलिए यहाँ पर डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है कि बच्चों में भाषा का विकास प्रारंभ हो जाता है। बच्चों में भाषा का विकास प्रारंभ हो जाता है संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, या फिर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। तो देखिए संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में पियाजे ने कितनी अवस्थाएं बताई, तो पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई हैं। कितनी अवस्थाएं, 4 अवस्थाएं बताई है। कौन कौन से, संवेदीगामक अवस्था 0 से 2 वर्ष, ठीक, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 से ऊपर। ठीक है, तो बच्चा क्या है भाई, संवेदीगामक अवस्था की बात कीजिए, बच्चों में भाषा का विकास प्रारंभ हो जाता है। कब प्रारंभ होता है बच्चों में भाषा का विकास, तो 0 से 2 वर्ष। क्या 2 वर्ष में बच्चों का भाषा विकास प्रारंभ हो जाता है, तो नहीं, 2 के बाद ही होगा वो, 2 के कैसे बाद ही होगा, या तो 2.5-3 साल में बच्चों का भाषा विकास क्या होता है, प्रारंभ हो। कुछ कुछ शब्दों को, जैसे पापा हो गया, मम्मी हो गया, कुछ जो घर में जो हैं उनके पेरेंट्स हैं और दादा दादी हैं, कुछ ही शब्दों को बोल पाता है, जो कि 2.5 साल में। तो यहाँ पर आपका किस में जाएगा, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जाएगा, कि 2 से 7 वर्ष। ठीक, 2 से प्रारंभ होगा, 7 तक वो अच्छी तरह बोल लेगा। तो जब भी प्रश्न बनता है कि बच्चों में भाषा का विकास प्रारंभ होता है, तो आप क्या लगाएंगे, आप लॉक करेंगे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। क्लियर, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था लॉक करेंगे, संवेदीगामक अवस्था मत करिएगा। प्रश्न नंबर 4 है कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 दस्तावेज में भाषा के लिए निहित है एक भाषा, द्विभाषा, ठीक है, 3 भाषा या बहुभाषा। एनसीएफ 2005 के अनुसार कितनी भाषाएं हैं जो दस्तावेज में निहित हैं, तो लॉक करिए बहुभाषा। एनसीएफ 2005 के अनुसार बहुभाषा दस्तावेज में निहित है। बहुभाषा का मतलब क्या होता है, कि बहुत सी भाषाएं। इसका मतलब कि हर बच्चों को
प्रत्येक बच्चे को बहुत सी भाषाओं का ज्ञान होना ज़रूरी है। जैसे अगर बच्चे को हिंदी पढ़ना हुआ तो उसका ज्ञान उसको होना ज़रूरी है। अगर बच्चों को मनोविज्ञान पढ़ना हुआ तो मनोविज्ञान के बारे में उसका ज्ञान होना ज़रूरी है। अगर बच्चे को बहुत सी भाषाओं का ज्ञान रहेगा तो उसकी भाषा शिक्षण क्या होगा, आसान होगा। क्लियर। अंग्रेजी पढ़ना है तो अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होना ज़रूरी है, संस्कृत पढ़ना है तो संस्कृत भाषा का ज्ञान होना ज़रूरी है। इसलिए बहुत सी भाषाओं का ज्ञान होना ज़रूरी है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप सेशन में पहली बार वीडियो को वॉच करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, साथ ही अपने फैमिली फ्रेंड्स में वीडियो को शेयर कर दीजिए। प्रश्न नंबर 5 है कि एक कक्षा में बहुभाषी विद्यार्थी है। देखो यहाँ पर हमने अभी क्या बताया कि बहुत सी भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। अब यहाँ पर प्रश्न भी आया है कि एक कक्षा में बहुभाषी विद्यार्थी है, यह स्थिति उत्पन्न करती है, किस पर उत्पन्न करती है? अगर कक्षा में विद्यार्थी जितने बैठे हैं वो बहुभाषी है। बहुभाषी विद्यार्थी का मतलब कि उन विद्यार्थियों को बहुत सी भाषाओं का ज्ञान है, यानी कि हिंदी भी आता है, संस्कृत भी आता है, अंग्रेजी भी आता है, तेलुगु भी आता है, मराठी आता है। ठीक है, सारी भाषाओं का ज्ञान है उन विद्यार्थियों को। तो यह स्थिति उत्पन्न करती है। यह स्थिति कैसे उत्पन्न करती है? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा। अगर वो बहुभाषी हैं तो इससे शिक्षण क्या होगा, वो जो सीखेंगे उसमें वो बाधा बनेगा। तो ये जो बाधा शब्द है भाई, इस तो आपका निगेटिव ही है, इसको काट दीजिए। बहुभाषी विद्यार्थी है, उसको जब बहुत सी भाषाओं का ज्ञान है, अगर एक शिक्षक पढ़ा रहा है, वो कोई भी भाषा में पढ़ाएगा तो बच्चा तो तुरंत समझ जाएगा। लेकिन यहाँ पर बाधा की बात आ रही है तो क्या ऑप्शन कट जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन कैसा है, पॉजिटिव है। दूसरा है कि विद्यार्थियों के मध्य सामंजस्य की समस्या। जब सारे विद्यार्थी बहुभाषी हैं तो उनके अंदर सामंजस्य की समस्या कैसे आएगी, ये भी ऑप्शन कट जाएगा। अध्यापक में कुंठा। अब भाई अध्यापक में कैसा कुंठा आएगा जब बच्चे आपकी बातों को फटाफट से कैच कर रहे हैं, तो अध्यापक में कैसा कुंठा आएगा? डी विकल्प होगा, सीखने के समृद्ध संसाधन। अब आप कहोगे संसाधन शब्द कहाँ से आ गया? तो देखिए बच्चे तो बहुभाषी हैं, लेकिन क्या आपके पास बहुभाषी संसाधन भी है कि नहीं है? आपके पास जो शिक्षक आपको पढ़ाने वाले हैं क्या वो भी बहुभाषी हैं? क्या उनको भी बहुत सी भाषाओं का ज्ञान है? वहाँ पे जो भी उपकरण है क्या वो भी बहुभाषी हैं? बहुभाषी बच्चे हैं तो उनके हिसाब से संसाधन भी तो होना चाहिए। तो इसलिए हम यहाँ पर डी विकल्प को लॉक करेंगे कि सीखने के समृद्ध संसाधन यही जो है एक स्थिति उत्पन्न करते हैं। प्रश्न नंबर 6 है कि बच्चों के भाषाई विकास के लिए ज़रूरी है कि क्या करें? अगर बच्चों के भाषाई विकास करना है, बच्चों का भाषाई विकास करना है तो उसके लिए सब ज़रूरी क्या है? देखो सबसे ज़्यादा ज़रूरी नहीं पूछा गया है। कभी कभी ऑप्शन जो है क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, कभी कभी सबसे कम पूछा जाता है। जब सबसे ज़्यादा पूछा जाता है तो सबसे अधिक पॉसिबल हो, सबसे अधिक जो गेन करता हो जो है ऑप्शन, उसको आप लॉक करेंगे। और जो सबसे कम पूछा जाता है, जो सबसे कम प्रभावी होता है, आप उसको लॉक करेंगे। तो यहाँ पर पूछा गया है कि बच्चों के भाषाई विकास के लिए ज़रूरी है कि उनको अधिक से अधिक अपने विचार व्यक्त करने के अवसर देने चाहिए। बिल्कुल हो सकता है, अवसर शब्द आए तो पॉजिटिव है। ठीक है, बी ऑप्शन है कि भाषाई कौशलों के विकास हेतु गतिविधियाँ आयोजित की जानी चाहिए। ये जो गतिविधियाँ शब्द है ना, ये क्या है आपका? ये पॉजिटिव है आपका। अगर व्याकरण में गतिविधियाँ आती है, आपकी किसी भी सब्जेक्ट में गतिविधियाँ आती है, बच्चों से अब गतिविधियाँ कराने की बात आती है, तो इसका मतलब ऑप्शन पॉजिटिव है। ए भी ऑप्शन आपका पॉजिटिव। सी विकल्प है लिखना, पढ़ना, बोलना तथा सुनना अभ्यास करना चाहिए, सुनने का अभ्यास करना चाहिए, ये भी आपका पॉजिटिव है। डी विकल्प को लॉक करेंगे, उपयुक्त सभी। अगर बच्चों का भाषाई विकास करना हुआ तो आप उनको अधिक से अधिक अवसर दीजिए, उनसे गतिविधियाँ करवाइए, सुनने, बोलने, पढ़ने, लिखने का अभ्यास करवाइए, यानी कि ये सारे विकल्प क्या हैं? सही हैं। क्लियर। प्रश्न नंबर 7 है। प्रश्न नंबर 7 है जो कि हर बार पूछा जाता है एग्जाम में। लैंगिक पूर्वाग्रह से हर बार आपके सीटेट एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन बनता ही है। और कैसे बनता है ये भी हम आपको बता रहे हैं कि किस टाइप का प्रश्न बनता है। ये वीडियो देखने के बाद हमें नहीं लगता कि आपको कोई भी डाउट होगा इससे, लैंगिक पूर्वाग्रह से। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 7 है कि पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। यह कथन क्या है? जब ऐसा पूछा जाए
कि पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होते हैं, ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, तो ये किसको दर्शाता है? ये लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। ठीक है, जब पूछा जाए कि लड़कियों को घर का काम काज करना चाहिए और लड़कों को क्या करना चाहिए? जॉब करना चाहिए, तब ये क्या दर्शाता है? लैंगिक पूर्वाग्रह। जब मेल और फीमेल की बात की जाए, दोनों में क्या किया जाए? तुलना की जाए, तो समझ लीजिए कि लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। क्लियर? फिलहाल यहाँ पर पूछा गया कि पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, या कथन क्या है? तो सही हो सकता है। भाई कैसे सही हो सकता है? गलत ही है ना। बुद्धि के भिन्न पक्षों के लिए सही है। यहाँ पर है सी विकल्प कि बुद्धि के भिन्न पक्षों के लिए सही है। इसका मतलब कि जो पुरुष होते हैं उनका बुद्धि ज़्यादा तेज होते हैं, यही तो पूछा गया ना कि ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, और स्त्रियों की बुद्धि क्या होती है? कम होती है। डी है यहाँ पर सही है। कहाँ से सही है? तो बुद्धि का मेल या फीमेल से कोई संबंध नहीं होता है। ठीक है, बुद्धि का मेल या फीमेल से कोई संबंध नहीं होता है। लड़के भी गणित में कमज़ोर हो सकते हैं, लड़कियां गणित में तेज हो सकती हैं, लड़के अंग्रेजी में तेज हो सकते हैं, लड़कियां अंग्रेजी में कमज़ोर हो सकती हैं। तो बुद्धि का लिंग से कोई संबंध नहीं होता है। अगर कोई टीचर कोई प्रकरण पढ़ा रहा है, कुछ भी मैथ का बता रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं होता कि फटाफट लड़के ही सीख जाते हैं, लड़कियां नहीं सीख सकती। तो बुद्धि है, अपनी अपनी बुद्धि है कि वो किस प्रकार से किसका जो है अपने तरीके से सीख सकते हैं। तो इसलिए बुद्धि का लिंग के साथ कोई संबंध नहीं होता। क्लियर? बी विकल्प लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। ऐसे प्रश्न आए तो लैंगिक पूर्वाग्रह आप लॉक करिए। प्रश्न नंबर 8 है, जो कि इससे लैंगिक पूर्वाग्रह से ए भी है प्रश्न, लेकिन बहुत ही मस्त प्रश्न है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक लैंगिक भेदभाव उत्पन्न करता है? लैंगिक भेदभाव उत्पन्न करता है, ये प्रश्न है भाई। लैंगिक भेदभाव का मतलब तो अभी आपने समझा। मेल और फीमेल में क्या करता है? भेदभाव करता है। मेल और फीमेल में क्या करता है? भेदभाव करता है। ऐसा कौन सा विकल्प है जो मेल और फीमेल में भेदभाव करता है? तो सामाजिक कारक, सांस्कृतिक कारक, आर्थिक कारक, या फिर मनोवैज्ञानिक कारक। तो निम्नलिखित में से कौन सा कारक है जो लैंगिक भेदभाव उत्पन्न करता है? तो मुझे लगता है ए बी विकल्प सही है, बी विकल्प सही है, सी विकल्प सही है, लेकिन ये डी विकल्प सही है कि नहीं है? बताइए, डी विकल्प सही है कि नहीं है? तो ए बी विकल्प सही है। कैसे सही है? कैसे सही है? बताइए कैसे सही है? सामाजिक कारक कैसे हो सकता है कि समाज में आप देखते हैं, आज से नहीं बहुत पहले से आप देख रहे होंगे कि समाज में लोग, ये प्राचीन काल से चला आ रहा है, आज से नहीं, प्राचीन काल से चला आ रहा है कि समाज में जो है लोग लड़कियों को कम पढ़ाते हैं, लड़कों को अधिक पढ़ाते हैं। अभी भी समाज में उनकी वो भावना है, देखने का नज़रिया है कि लड़कियों को वो कम प्रायोरिटी देते हैं और लड़कों को ज़्यादा। क्लियर? तो ये आपका सामाजिक कारक हो गया। आप समाज में रहते हैं और समाज के रीति रिवाज हर चीज़ को आप देखते हैं, जानते हैं कि लड़के घूम सकते हैं, टहल सकते हैं रात में, दिन में, लेकिन लड़कियां नहीं जा सकती है। ठीक? कहते हैं कि स्वतंत्र भारत में रहते हैं। अरे भाई, कहाँ से स्वतंत्र भारत में रहते हैं? अगर स्वतंत्र हैं तो ये सब बरीता क्यों नहीं? तो बी है सांस्कृतिक कारक। सांस्कृतिक कारक कैसे हो सकते हैं? सांस्कृतिक कारक ये हो सकते हैं कि प्राचीन कालीन समाज से ही प्रभावित हैं व्यक्ति लड़कियों को पढ़ने के पक्ष में सही नहीं होते हैं। प्राचीन काल से ही चला आ रहा है कि व्यक्ति जो होते हैं वो लड़कियों के पढ़ने के पक्ष में नहीं होते हैं। उनका आज भी भारत के कुछ समाज हो गए, कुछ जनजातियां हो गई, जहां पर ये देखने को मिलता है कि लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता है। क्लियर? तो ये आपका सांस्कृतिक कारक हो गया। सी विकल्प है आर्थिक कारक के अंतर्गत कैसे लैंगिक भेदभाव आते हैं। ठीक है, आर्थिक कारक के अंतर्गत तो आर्थिक रूप से कमज़ोर समाज परिवार में, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं, समाज हो गया या फिर परिवार हो गया, जिनके पास आर्थिक तंगी होती है, जिनके पास पैसों की तंगी होती है, उसमें क्या होता है कि लड़कों को अधिक प्राथमिकता दी जाती है। क्यों दी जाती है? क्योंकि वे आयु के स्रोत होते हैं। क्योंकि वो किसके स्रोत होते हैं? आय को। क्या लगता है परिवार और समाज के लोगों को? क्या लगता है कि लड़के जो होते हैं वो आयु के स्रोत होते हैं। ऐसे परिवेश में लड़कियों का सर्वांगीण विकास रुक जाता है। लोगों को लगता है कि लड़के जो है आय के स्रोत होते हैं, वो पैसे कमाएंगे,
और लड़कियां क्या करेंगी कि ये कुछ नहीं करेंगी, इनको घर में ही रहना है, इसलिए लड़कियों का विकास रुक जाता है। मनोवैज्ञानिक कारक कैसे हो सकता है लैंगिक भेदभाव? मनोवैज्ञानिक कारक कैसे हो सकता है? तो मनोवैज्ञानिक कारक ये होता है कि लड़कियां जो है सोचती हैं शिक्षा के प्रति, कभी कभी लड़कियों की मनोवैज्ञानिक धारणा संकीर्ण होती है। उनके मन में यह भाव आता है कि पढ़ लिख कर क्या करना। देखो सभी लड़कियां कभी कभी सोचती हैं कि पढ़ लिख कर क्या करना है, आखिर हमें घर का काम ही तो करना है। तो ये उनका जब उनके मन में ये आता है कि पढ़ लिख कर क्या करना है, तो ये होता है उनका मनोवैज्ञानिक कारक लैंगिक भेदभाव के संदर्भ में। आजकल जब जॉब नहीं मिल रहा है तो इतने सारे लोग हैं हर साल सीटेट टेट क्वालिफाई करते हैं और बीएड करके बीटीसी करके बैठे हैं बजाय, जब उनको जॉब नहीं मिलता तो उनके मन में क्या आता है कि आखिर हम पढ़ लिख के क्या करना है, घर का काम ही तो करना है। तो ये उनका मनोवैज्ञानिक कारक हुआ है। तो इसलिए यहाँ पर कौन सा विकल्प लॉक हो जाएगा? डी विकल्प लॉक हो जाएगा। ए बी सी और डी क्लियर है। आई होप कि आप लोग समझ पाए होंगे। प्रश्न नंबर 9 है कि बालकों के प्रकार होते हैं। बालक कितने प्रकार के होते हैं? केवल अंतर्मुखी, केवल बहिर्मुखी, अंतर्मुखी एवं बहिर्मुखी दोनों, इसमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले तो आप केवल को काट दीजिए, अगर केवल है सीटेट में तो निगेटिव है ना। तो यहाँ पर सी विकल्प लॉक हो जाएगा, अंतर्मुखी एवं बहिर्मुखी दोनों। क्लियर? दो ही प्रकार के व्यक्ति होते हैं, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। अंतर्मुखी जो बहुत शांत होते हैं, जिसके मित्र नहीं होते हैं, जो अपनी बातों को शेयर नहीं कर पाते हैं दूसरों से। और बहिर्मुखी क्या होते हैं? उनके खूब सारे मित्र होते हैं, जहाँ जाते हैं वहीं एक मित्र बना लेते हैं। ठीक है, उनकी मित्र मंडली बहुत ज़्यादा होती है, वो ग्रुप में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं और अपनी बातों को फटाफट शेयर कर देते हैं। क्लियर? प्रश्न नंबर 10 है कि हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं। यह सिद्धांत डॉट डॉट संबंधित है। सभी बच्चों, सभी, चाहे वो मेल हो गए चाहे फीमेल हो गए, ठीक है, सभी में बुद्धि, किसी की बुद्धि लब्धि 140 से ऊपर होती है, किसी की बुद्धि लब्धि 70 होती है, किसी की 90 होती है, किसी की 110 होती है, जो सामान्य बुद्धि लब्धि के होते हैं। ठीक है, तो देखो सभी में बुद्धि लब्धि क्या होती है? अलग होती है। सभी में प्रेरणा भी अलग होता है। अभिरुचि, सभी में रुचि अलग होती है। किसी को लाल रंग पसंद है, किसी को नीला रंग पसंद है, किसी को क्रिकेट खेलना में बहुत अभिरुचि है, किसी को टीवी देखने में बहुत अभिरुचि है, किसी को जो है स्टोरी पढ़ने में। तो सबकी बुद्धि भी अलग होती है, प्रेरणा भी अलग होती है, अभिरुचि भी तो अलग होती है। तो इसके संदर्भ में भिन्न है भाई, सभी की सब कुछ भिन्न है। तो यह सिद्धांत डॉट डॉट संबंधित है। किससे संबंधित है? व्यक्तिगत भिन्नता से संबंधित है, बुद्धि के सिद्धांतों से संबंधित है, वंशानुक्रम से संबंधित है, या फिर पर्यावरण से। तो कोई पर्यावरण में बुद्धि का कोई काम नहीं है, तो इसको आप काट दीजिए। वंशानुक्रम में आपका जो चीज़ वंशजों से आपके चलते हैं, दादा आजा पुरखा से चलते हैं, तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे पापा को जो है हमारे पापा को क्रिकेट खेल देखना बहुत पसंद था तो मुझे भी पसंद है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आपका वंशानुक्रम से भी नहीं चलता है। आपके मम्मी पापा को जो चीज़ पसंद होगी बच्चों को, उससे वो जो है विपरीत होंगे, तो इसलिए ये भी कट जाएगा। बुद्धि के सिद्धांतों से भी नहीं है कि हमारी बुद्धि ऐसी है तो हमारा जो जुड़वा भाई है उसकी भी बुद्धि ऐसी होगी, बिल्कुल नहीं। ये विकल्प आपका लॉक हो जाएगा। व्यक्तिगत भिन्नता से, इंडिविजुअल डिफरेंस सभी के अंदर पाया जाता है। ठीक, सभी अपने सोच आकार सभी में भिन्न होते हैं। प्रश्न नंबर 11 है कि सामाजिक दृष्टि से वंचित बालकों के उत्थान के लिए क्या उपाय हो सकते हैं? जो वंचित बालक होते हैं, समाज में जो वंचित बालक होते हैं, उनका आप उत्थान चाहते हैं तो उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं? निःशुल्क शिक्षण उपलब्ध कराना, आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराना, अधिक पाठशालाओं को खोलना, उपयुक्त सभी। तो देखिए जो है समाज में कुछ ऐसे अभी भी समाज पड़े हैं, जनजातियां पड़ी हैं, जहाँ पे वो शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, तो उनके लिए ये जो है आप कर सकते हैं, निःशुल्क शिक्षण उपलब्ध कराया जाए, आवासीय उनको रहने की सुविधा दी जाए। ठीक है, जैसे नवोदय विद्यालय वगैरह हो गई, अधिक पाठशालाओं को खोलना। अगर अभी अधिक स्कूल होगा तो हो सकता है कि ऊपर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि जो स्कूल दूर रहता है, इसकी वजह से अपने बच्चों को नहीं भेज पाते हैं, तो अधिक पाठशालाओं को खोलना कि 1 किलोमीटर के अंदर क्या होना चाहिए? पाठशाला होनी चाहिए। उपयुक्त सभी यहाँ पर डी विकल्प लॉक कर देंगे, उपयुक्त सभी होना चाहिए। वंचित बालकों के लिए जो बच्चे समाज में
शिक्षा से वंचित रह गए हैं उनके उत्थान के लिए निःशुल्क शिक्षण कराया जाए, आवास की सुविधा कराई जाए, पाठशालाओं की सुविधा कराई जाए। ये तीनों चीज़ें हो जाएगी तब वो उनका सर्वांगीण विकास होगा। प्रश्न नंबर 12 है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 से 46 किसके कल्याण से संबंधित हैं? ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 से 46 किसके कल्याण से संबंधित है? आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों से, दिव्यांग व्यक्तियों से, धार्मिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों से, क्षेत्रीय रूप से पिछड़े व्यक्तियों से। तो यहाँ पर जो 41 से 46 है अनुच्छेद, ये आपके आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों से संबंधित है। जो अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बच्चे होते हैं उनके लिए है ये 41 से 46 अनुच्छेद। ठीक, कि उनको आप फ्री की सुविधा दीजिए। प्रश्न नंबर 13 है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध करानी जानी चाहिए। विशेष आवश्यकता, जिनको क्या शिक्षा की ज़रूरत हो, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। कैसे? अन्य सामान्य बच्चों के साथ, विशेष विद्यालयों में बच्चों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा, विश्वविद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा। जो विशेष यानी कि उनको शिक्षा की ज़रूरत है भाई, खास हैं, विशेष है, तो उनको शिक्षा अगर उपलब्ध करानी हो तो क्या करेंगे? तो उनके लिए क्या आप अलग से शिक्षक रखेंगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आता है। जो विशेष बच्चे होते हैं उनको आप अन्य सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा दीजिए। विशिष्ट बच्चे जो होते हैं उनको आप सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा दीजिए, एक स्कूल में एक ही शिक्षक के द्वारा। क्लियर? प्रश्न नंबर 14 है, वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि। अभी हमने यहाँ पर ऐसे प्रश्न लिए लेकिन थोड़ा सा प्रश्न इधर उधर है ना। ये है, यहाँ पर है सामाजिक दृष्टि से, यहाँ पर है क्या? वंचित वर्ग। वंचित वर्ग का वही मतलब है कि जो कुछ जातियां होती हैं, कुछ वर्ग होते हैं जो शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। ठीक, ऐसी पृष्ठभूमि, ऐसे समाज होता है जहाँ पर बच्चे पढ़ लिख नहीं पाते हैं, तो उसकी बात की जा रही कि वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि उन्हें बहुत सा लिखित कार्य दे दे। इतना लिखित कार्य दे दे कि पहली बार बच्चा विद्यालय आया और इतना लिखने को दे दे को बेचारा थक के कल से आए ही ना है। ये क्या है भाई? ये तो आपका निगेटिव ही है ना। पहली बार तो वंचित रह गया शिक्षा से, उसके बाद विद्यालय में आ गया तो क्या करेंगे आप? उसको इतना सारा कार्य दे देंगे कि वो लिखते लिखते सारा दिन थक जाए। बी विकल्प, उसके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें। जब चर्चा आ जाए तो लगाइए पॉजिटिव। उन्हें कक्षा में अलग बिठाएं कि आप एक जो है वंचित वर्ग से आए हो, ऐसे पृष्ठभूमि से आए हो, तो आपको अलग बैठाएंगे? बिल्कुल नहीं, ये आपका निगेटिव है। उन पर ध्यान ना दें क्योंकि वे दूसरे शिक्षार्थियों के साथ अंतःक्रिया नहीं कर सकते। बिल्कुल गलत है ना। तो यहाँ पर बी विकल्प लॉक हो जाएगा। उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें कि बच्चा क्या है, पहली बार तो वो ऐसे पृष्ठभूमि से आया है जहाँ पर पढ़ने का कोई महत्व ही नहीं है। उसके बारे में जानने की कोशिश करें कि वो कैसे पढ़ेगा, कैसे वहाँ पर समायोजन कर पाएगा, ऐसा क्या करें जिससे उसका पढ़ने में रुचि लें। ठीक है, तो यहाँ पर बी विकल्प को लॉक कर देंगे। अपने चर्चा में शामिल करें उसको, तभी तो कुछ ना कुछ बोलेगा। प्रश्न नंबर 15 है, यदि एक बच्चा 16 को 61 लिखता है, भाई सिंपल सी बात है, 16 लिखा है उल्टा लिख दिया, उसका 61 हो गया। 16 को 61 लिखता है तथा 6 और 1 में के मध्य अंतर नहीं कर पाता, तो यह क्या है? दृष्टि दोष है। दृष्टि दोष का मतलब उसको दिखाई नहीं दे रहा तभी ऐसे कर रहा है। जब उसको दिखाई नहीं देगा तो लिखेगा कैसे? सीखने में अक्षम, मानसिक दोष या फिर मानसिक क्षय, लगा दीजिए, लॉक करिए बी ऑप्शन को। सीखने में अक्षम है भाई। जब वो 16 को 61 लिख रहा है तो इसका मतलब वो सीखने में अक्षम है अभी, तो यहाँ पर बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। उसको कोई दृष्टि दोष नहीं है, वो सीखने में अक्षम है, अभी वो सीखा नहीं है। प्रश्न नंबर 16 है कि डिस्ग्राफिया मुख्य रूप से की समस्या संबंधित है? डिसलेक्सिया।
पढ़ने संबंधी विकार, है ना। और डिस्ग्राफिया लिखने संबंधी विकार, ठीक। तो इसलिए यहाँ पर पूछा गया डिस्ग्राफिया, लॉक करिए डी ऑप्शन को। प्रश्न नंबर 17 है, विकलांग बालक ऐसे बालक होते हैं जो केवल मानसिक रूप से दोषयुक्त हों, केवल शारीरिक रूप से दोषयुक्त हों, केवल संवेगात्मक रूप से दोषयुक्त हों, मानसिक, शारीरिक व संवेगात्मक तीनों रूप से दोषयुक्त हों। अगर जो बच्चा जिसको ये प्रश्न समझ भी ना आता हो वो भी इन तीनों विकल्पों को काट देगा। अब बताइए क्यों काट देगा? क्योंकि यहाँ पर केवल आया है, ठीक है। और केवल शब्द कैसा होता है? केवल हो गया, मात्र होता है, एक ऐसा शब्द होता है, ये आपका निगेटिव शब्द होता है, क्लियर है। तो ऐसे काट देगा, नहीं समझ आ रहा है फिर भी वो काट देगा। यहाँ पर डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। विकलांग का मतलब ये नहीं होता कि वो सिर्फ पैर से विकलांग है। विकलांग का मतलब है कि वो मानसिक रूप से भी विकलांग है, वो शारीरिक रूप से भी विकलांग है, वो संवेगात्मक रूप से विकलांग है, तीनों रूप से दोषयुक्त हैं। विकलांग का मतलब ये होता है कि शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक रूप से वो विकलांग है। क्योंकि यहाँ पर विकलांग शब्द आया है, विकलांग बालक आया है, ठीक। ऐसे नहीं पूछा गया कि जो शारीरिक रूप से विकलांग हो, यहाँ पर पूछा गया कि विकलांग बालक ऐसे बालक होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर डी ऑप्शन को लॉक कर देंगे। ये ऐसे आता है भाई, वो मोबाइल से बनाते हैं तो ऐसे ही आता है। प्रश्न नंबर 18 है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवांशिकता संबंध कारक है? आनुवांशिकता संबंधी कारक है, ऐसा कौन सा है जो आनुवांशिकता संबंधी कारक है? आँखों का रंग, सामाजिक गतिविधियों में भागीदारिता, समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिभूत चिंतन पैटर्न। तो काट ये चिंतन पैटर्न आनुवांशिकता से संबंध नहीं, ऐसा कि हमारे पापा चिंतित रहते थे, चिंता करते थे, तो उनके बच्चे भी चिंता करते हैं, ये तो कट गया, ठीक है। तो ए विकल्प लॉक कर देगा। आँखों का जो रंग होता है वो आनुवांशिकता से संबंधित होता है। कहते हैं कि हमारे पापा के आँखें ऐसे थे तो हमारी भी आँखें ऐसी हैं, ठीक है। हमारे दादाजी की आँखें ऐसी भूरी थी तो हमारी भी आँखें ऐसी भूरी है। तो जो आँखों का रंग होता है, कद होता है, काठी होता है, ये आनुवांशिकता से संबंध होती है, हमारे पूर्वजों की देन होती है। तो इसलिए ए विकल्प को लॉक कर देंगे। प्रश्न नंबर 19 है, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान किसका है? तो बाल केंद्रित शिक्षा भाई, बालक का है। बाल विकास मतलब बाल केंद्रित शिक्षा, बालक का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है। प्रश्न नंबर 20 है कि अब हम थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे कि पढ़ने की कुशलता का विकास करने के लिए ज़रूरी क्या है? बच्चों को शब्दार्थ जानने के लिए बाध्य किया जाए, बच्चों को विविध प्रकार की सामग्री उपलब्ध कराई जाए, बच्चों को द्रुत गति से पढ़ने के लिए बाध्य किया जाए, बच्चों को बोल बोल कर पढ़ने के लिए निर्देश देना। ये जो निर्देश शब्द है कैसा है? ये निगेटिव है। बाध्य शब्द कैसा है? निगेटिव है। बाध्य शब्द कैसा है? निगेटिव है। और पेडागोजी में आपको जो 75 नंबर होते हैं आपके कहीं नहीं जाएंगे अगर आप इसको ध्यान दे दिए तो। कितने सारे ऐसे पेडागोजी के सारे प्रश्न होते हैं जो आपके टैग वर्ड पे निर्धारित होते हैं। आप टैग वर्ड को एक बार पढ़ लीजिए, अच्छे से सीख लीजिए, तो आपका 75 नंबर कहीं नहीं जाने वाला है। तो इसलिए बाध्य शब्द को काट दीजिए। अगर किसी पे जोर दिया जा रहा है इसका मतलब वो निगेटिव है। बच्चे को निर्देश नहीं देना, कुछ नहीं करना है, इसलिए बी विकल्प को लॉक कर देंगे कि पढ़ने की कुशलता का विकास करना है तो बच्चों को विविध प्रकार की सामग्री उपलब्ध करा दीजिए। प्रश्न नंबर 21 है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ग के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया है? तो देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान दिया गया है। और वो अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 21 है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A में 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। तो इसलिए डी विकल्प को हम लॉक करेंगे। कभी भी आप 21A को मारिएगा जब बात की जाए 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, वो भी निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, ठीक है। प्रश्न नंबर 22 है कि एल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किससे संबंधित है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत से हैं, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत तो पियाजे ने दिए हैं। तो ये विकल्प को लॉक करो। सामाजिक अधिगम सिद्धांत से संबंधित है आपके एल्बर्ट बंडूरा। अब आप कहोगे कि सामाजिक अधिगम सिद्धांत से वाइगोस्की संबंधित है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से संबंधित है। जब सामाजिक के साथ संस्कृत भी आ जाए तब आप लॉक करिए वाइगोस्की को।
प्रश्न नंबर 23 है कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था क्या है? पहली अवस्था संवेदीगामक अवस्था है ना, दूसरी अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी अवस्था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और आपका चौथा है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अब बात किसकी की गई है? दूसरी अवस्था की। दूसरी अवस्था कौन है आपकी? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। लॉक करिए। मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को क्या कहा जाता है? मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को कहा जाता है आवश्यकता का पदानुक्रमिक सिद्धांत, यानी कि आवश्यकता का सिद्धांत कहा जाता है। क्लियर? प्रश्न नंबर 25 है कि श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? अच्छी लिखावट, लेखन में स्पष्टता, बड़े अक्षरों में लिखना, छोटे अक्षरों में लिखना। बड़े अक्षरों में लिख दो, छोटे अक्षरों में लिख दे। जब वो लिखने में स्पष्टता ना हो, जब वो सही से समझ ही ना आता हो, तो लिखने में ठीक है, जब बहुत अच्छा लिख दो, अच्छे से लिख दो हैं, लेकिन वो जो स्पष्ट ही ना हो, बहुत अच्छी राइटिंग हो लेकिन जब उसमें स्पष्टता ना हो, वो समझ ही नहीं आता हो कि क्या लिखा है, इसका मतलब मिस्टेक है, तब आपका बी विकल्प लॉक हो जाए। लेखन में स्पष्टता होनी चाहिए। ठीक है, श्यामपट्ट पर लिखते समय आप जो भी लिख रहे हैं वो एकदम क्लियर और स्पष्ट होना चाहिए। प्रश्न नंबर 26 है, आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आता है, आप एक शिक्षक होने के नाते क्या करेंगे? उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे कि आपका बच्चा क्यों लेट आया है, उसे दंड देंगे, कारण जानने की चेष्टा करेंगे, उस पर कोई ध्यान नहीं देंगे, आओ जाओ घर तो रहे, है ना। तो यहाँ पर आपका कौन सा विकल्प लॉक होगा भाई? सी विकल्प लॉक हो जाएगा कि आपकी कक्षा में अगर कोई बच्चा लेट आता है तो आप कारण जानने की चेष्टा करेंगे कि वो बच्चा क्यों लेट आया, कहीं रास्ते में उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई। कारण जानने की चेष्टा करेंगे, नहीं कि आप फटाफट उसको 2 डंडा 4 डंडा मारो पहले जैसे कि लेट आ गए बस गेट बंद मार पड़ी, है ना। उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे। ये सब क्या है? आपका निगेटिव है। सी विकल्प लॉक हो जाएगा, कारण जानने की चेष्टा करेंगे। प्रश्न नंबर 27 है कि वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालना कहलाता है। कहा जाता है कि जैसा देश वैसा भेष। ठीक है, जैसा देश वैसा भेष, जैसा जहाँ का देश देखिए आप उस भेष में रंग जाइए, वही होता है आपका समायोजन। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर भी विकल्प लॉक हो जाएगा कि अब जब वातावरण में कैसा भी वातावरण हो, अगर अच्छा हो तो अच्छा बन जाइए, बुरा हो तो बुरा बन जाइए। जहाँ 4 लोग बात कर रहे हैं, अगर आप एक सज्जन पुरुष हैं और 4 मूर्ख बात कर रहे हैं तो वहाँ आप अपनी बातों को बोलोगे तो आप भी मूर्ख हो, तो उनकी तरह आप बिहेव करिए, जैसे वो बोल रहे हैं उनकी भाषा में उनको समझाइए। तो इसलिए जैसा देश वैसा भेष, जहाँ पर आप अपने स्वयं को ढाल लोगे वहाँ पर आपका समायोजन कहलाएगा। प्रश्न नंबर 28 है, गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है? गृह कार्य के बारे में होना चाहिए भाई। गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है? गृह कार्य देना अति आवश्यक है। भाई इतना आवश्यक तो नहीं है कि गृह कार्य नहीं देंगे तो बच्चा भाग जाएगा, है ना। तो इसको आप काट दीजिए। गृह कार्य अभिभावकों को व्यस्त रखने का उत्तम साधन है कि गृह कार्य भैया गृह कार्य बच्चों को दिया जाता है क्योंकि मम्मी पापा गृह कार्य को करेंगे, हैं, तो ये भी कट जाएगा। बच्चों की क्षमताओं व स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए। गृह कार्य कक्षा में किए गए कार्य का अभ्यास मात्रा है। हमने कहा मात्र शब्द दिखे तो तुरंत काट दीजिए, अगर केवल दिखे मात्र दिखे तो देखिए गृह कार्य के बारे में सबसे उचित जो कथन होता है वो ये होता है कि बच्चे के लेवल के अनुसार, बच्चे की क्षमताओं के अनुसार, बच्चे के स्तर के अनुसार आप गृह कार्य दीजिए। ठीक है, बच्चा अगर फर्स्ट में है तो आप ऐसा गृह कार्य दीजिए कि उसकी क्षमता हो कि वो गृह कार्य को कर सके। उसका जो स्तर है फर्स्ट में है तो फर्स्ट के लेवल का आप गृह कार्य दीजिए, ऐसा गृह कार्य ना दीजिए कि उसकी मम्मी पापा को करना पड़े। ठीक है, इसलिए यहाँ पर सी विकल्प को लॉक कर देंगे। प्रश्न नंबर 29 है कि शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है? निगेटिव है, निगेटिव लगाइए। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है? मानव व्यवहार का अध्ययन से है भाई। अगर मानव व्यवहार कर मनुष्य के व्यवहार में कोई भी अंतर दिखेगा तो मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। बी विकल्प के मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन, मानसिक क्रियाओं का अध्ययन नहीं किया जाता है। मनोविज्ञान में क्या होता है? मन का विज्ञान। तो ये भी क्या पॉजिटिव है। सीखने के तरीकों का अध्ययन, अगर बच्चा जो कुछ भी सीखता है, जो कुछ भी अधिगम करता है, वो उसके सीखने में जो भी परिवर्तन होता है उसी को तो मनोविज्ञान कहते हैं, उसी को तो अधिगम कहते हैं।
डी विकल्प संचार माध्यमों का अध्ययन, यही विकल्प आपका सही हो जाएगा भाई। बाकी सब पॉजिटिव है, ये है निगेटिव। हमें चाहिए क्या? निगेटिव चाहिए कि संचार माध्यम जो है मनोविज्ञान का इससे कोई संबंध नहीं है। टीवी सीरियल इससे कोई मनोविज्ञान का संबंध नहीं है। क्लियर। प्रश्न नंबर 30 है कि प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की? यहाँ से आपके कितने प्रश्न बनेंगे? 2 से 3 प्रश्न बनते हैं। मतलब सबसे पहले कि प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की, कहाँ की, किसने की, कहाँ की और कब की। ठीक है, ये 3 प्रश्न आप जान जाइए, लाइफ में कभी नहीं भूलोगे। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की? तो विलियम वुंट भाई हो जाएगा। ये कुंट उंट का हिस्से लिख दिया गया है यहाँ पे, टाइप गलत हो गया, टाइप मिस्टेक हो गई। विलियम वुंट ने की। ठीक है, कहाँ की? तो जर्मनी के लिप्जिंग नामक स्थान पे की। समझ जाइएगा भाई, यहाँ पे जगह नहीं है। जर्मनी के लिप्जिंग नामक स्थान पे की। कब की? कब की बताइए, कब की? तो 1879 ईस्वी में की। ठीक। जब प्रश्न बनता है कि प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की, तो विलियम वुंट ने की। कब की? तो जर्मनी के लिप्जिंग नामक स्थान पे की। कब की? तो 1879 में की। क्लियर। तो ये थे दोस्तों आज के 30 प्रश्न, 30 प्रश्न थे। आपको क्लास कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो फटाफट से लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ये क्लास जो भी आज मतलब डेली क्लास हो रही हो, वो अभी सीटेट की क्लास ही हो रही है। बहुत जल्दी सुपर टेट की भी क्लास लेके आएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। दिस इज साधना त्यागीज एक्सपर्ट क्लासेज।